हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आप क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू की स्टडी कर रहे हो। हम लोगों के जो बचे हुए दो टॉपिक्स है ना, कौन से दो टॉपिक, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, इनकी स्टडी करने का टाइम आ गया है। ठीक, तो बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। सो व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? आपके सामने थोड़ा सा पीछे थोड़ी बातें लिख दी है कि एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। वैसे तो एपिथेलियल टिश्यू के कई सारे टाइप्स होते हैं। मेन की बात करें तो मेन होता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। पीछे ढूंढ रहे होगे, ये सब तो मिला नहीं है, तो भाई पहले तो थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी ना कि आखिर एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, इसके काम क्या है। चलो देखो बेटू, epithelial tissue are the simplest and protective tissue in animal body. Yes, क्योंकि ये ज्यादातर बॉडी में ग्लैंड्स को, ठीक है, इसके अलावा कैविटीज को, इसके अलावा ऑर्गन्स को देखो कवर करके रखती है। ठीक है, क्योंकि ये कवर्स द बॉडी ऑर्गन, कैविटी एंड ग्लैंड्स। क्लियर? इनके जो सेल्स होते हैं बेटा बड़ी टाइटली पैक्ड होती है। कुछ जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया, ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा एकदम टाइटली पैक्ड होती है, कहीं से कोई ज्यादा स्पेस नहीं होता। दे ऑल आर वेरी टाइटली पैक्ड। क्लियर? और कंटिन्यूअस शीट होती है एक दूसरे के ऊपर। कुछ तो सिंपल एक ही लेयर में होती है और कुछ के एक दूसरे के ऊपर शीट्स के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो क्या है, द सेल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट एंड दे आर टाइटली पैक्ड। क्लियर हो गया? तीसरे नंबर की बात करें बेटा, तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अरे बिग चीज देखो, मान लीजिए आपकी एक ये लेयर है और दूसरी लेयर ये है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, एक थोड़ी सी इमेजिन कर लेते हैं कि ये कुछ है, ये लेयर बन गई, इसके ऊपर ये है, इसके नीचे ये है, तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से दो एपिथेलियल टिश्यू आपस में सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि ये अब इसके नीचे अगर बात करें तो इस तरीके से इसके नीचे लगा रहेगा, एक और लेयर लगी रहेगी। ठीक है, एक और लेयर लगी रहेगी इसके नीचे, फिर लो ये बेसमेंट टिश्यू बन गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गई। तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें 100% है बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर पाया जाएगा, बिकॉज इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ टू एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? फंक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कवर करते हैं, तो यार ये तो प्रोटेक्शन में मदद करेंगे। So it protects the body from injury, viral and bacterial infection. It helps in absorption of water and minerals. यार अगर ग्लैंड्स के पास है, ऑर्गन्स के पास है और अगर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट चीजों को एब्जॉर्ब भी तो करेगी, और इसके साथ ही बॉडी के जो इन ऑर्गन्स या फिर इन कैविटी या फिर इन ग्लैंड्स के पास जो है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एलिमिनेट भी तो करने में मदद करेगी। तो इट हेल्प्स टू एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेट वगैरह जो निकलते हैं ग्लैंड से निकलता है ना, एपिथेलियल टिश्यू तो मदद करती है। और इसके अलावा सिक्रीशन करने में भी ये मदद करता है। जैसे सलाइवा सिक्रीट होता है, बॉडी के अंदर एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ग्लैंड्स क्या काम करता है? सिक्रीशन करना। और अभी ग्लैंड्स के पास क्या मौजूद है? एपिथेलियल टिश्यू। तो इसको कनेक्ट कीजिए आपस में कि अगर ये ग्लैंड्स, कैविटी और ऑर्गन्स के पास मौजूद है तो ये काम क्या क्या करेंगे। ये तीन मेन काम करते हैं। रट्टा मार लो, हर एपिथेलियल टिश्यू में एक पॉइंट तो ये जरूर लिखना है दैट इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन, इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन। आप कर सकते हो आराम से, एब्जॉर्प्शन कर सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कर सकते हो, सिक्रीशन करते हो। इनको तो बेटो भूलना ही नहीं है। आपका कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हो, आपको ये पॉइंट्स जरूर से जरूर ऐड ऑन करना है। ठीक है, सो प्लीज टेक इंट्रोडक्शन ऑफ, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक बार और रिपीट करें। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो ज्यादातर प्रोटेक्शन में मदद करता है, बॉडी के ऑर्गन्स, कैविटी और ग्लैंड्स के ऊपर मौजूद होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा एक दूसरे से सेपरेटेड आउट होते हैं। काम इनका प्रोटेक्शन का, काय से, इंजरी से, चोट वोट लग जाए तो वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। दूसरे नंबर पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स करता है। तीसरे नंबर पर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट करने में मदद करता है जैसे कि स्वेट। और चौथे नंबर पर सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, एंजाइम्स या फिर दूसरी चीजों के जैसे टीयर सिक्रीट होता है, इन सब चीजों को सिक्रीट आउट करने में ये मदद करता है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा मुन्ना लोग। सो अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट
टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब हमको पढ़ाई करनी है अबाउट स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, पहले तो हम यहाँ नाम देते हैं। देखो मेन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्क्वामस, एक होता है क्यूबॉइडल और तीसरा होता है कॉलमनर। मेन तो यही तीनों होते हैं, लेकिन इनके में भी कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिसके कारण थोड़े से डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। जैसे यहीं पर आप देखो, आपको क्या दिख रहा है, सिंपल, और यहाँ पर एक टर्म लिखा है स्ट्रेटिफाइड। चलो पहले हम लोग समझते हैं कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही पतली एक टिश्यू पाई जाती है जो कि हम लोगों के माउथ कैविटी और ईसोफेगस रीजन में मेनली होती है। ठीक है, याद रखना, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू मेनली हमारे और ये बकल कैविटी और ईसोफेगस की लाइनिंग को मेन बनाने का काम करता है। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस फूड पाइप है, जिस रास्ते से फूड आपका अंदर जाता है उसको ईसोफेगस कहते हैं। समझ में आई बात? तो सबसे पहला पॉइंट, दे आर एक्सट्रीमली थिन, ये बिल्कुल फ्लैट होती है और इररेगुलर शेप होती है, इनका कोई शेप डिसाइडेड नहीं होता। ठीक है, कैसे भी आड़ी तिरछी ये पाई जाती है। फिर लेयरिंग के हिसाब से अगर सिंगल लेयर की होगी तो बेटो उसको सिंपल कहते हैं, याद कर लो, सिंगल लेयर सिंपल, एक से ज्यादा लेयर देन इट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड। यस, मैंने बोला ना, होते मेन 3 टाइप है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। लेकिन जब भी कभी सिंगल लेयर में होगा स्क्वामस तो उसको सिंपल कहेंगे, और अगर लेयर्स में होगा तो उसको स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। क्लियर हो गया एकदम? तो पहला पॉइंट तो यहीं से समझ में आ गया कि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, दे आर मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स। क्लियर? ये अब चूंकि सिंगल लेयर की है, थोड़ा सा फिगर विगर अगर हम बना के दिखाना चाहें तो कहाँ बनाए, यहीं पर बना देते हैं। ये मान लो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रहा एकदम सिंपल सा। ठीक है, इस तरीके की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होती है, सिंगल लेयर में, इस तरीके से एक सिंगल लेयर में पाया जाता है। बड़ी पतली होती है इसलिए बेचारी मुलायम सी डेलिकेट सी होती है, डेलिकेट लाइनिंग्स बनाती है। कहाँ की डेलिकेट लाइनिंग्स बनाती है? बताइए चुके, इंनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस। बेटो ईसोफेगस फूड पाइप का दूसरा नाम होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ है तो ये काम क्या करेगी भाई, मुंह एकदम खुला रास्ता है तो यहाँ से तो जर्म्स जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये एंट्री ऑफ जर्म्स को रोकती है। अपने पास चिपका लेते, कहते सुनो तुमको अंदर नहीं जाने देंगे हम। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड एंट्री ऑफ फ्रॉम जर्म्स। मैकेनिकल इंजरी क्या होता है? अरे मान लो बहुत लोग तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, हो सकता है मुंह में कट लग जाए, मैकेनिकल इंजरी, कट लग जाए। कभी बोलते बोलते मुंह में कट लग जाए, हाँ दांत लग जाता है तो कट लग जाए, बहुत सारे तरीकों से आपके मुंह में चोट लग सकती है। तो उसको हीलिंग करने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। एकदम समझ में आ गया? पतली होती है, ठीक है, इसके अलावा थिन होती है, सिंगल लेयर होती है, मुलायम सी लेयर बनाती, डेलिकेट सी। कहाँ पाई जाती है? इनर लाइनिंग ऑफ माउथ और ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप रीजन में। काम क्या करती है? प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल इंजरी और एंट्री फ्रॉम जर्म्स। याद हो गया होगा यार, ये सब बड़े इजी होते हैं। ये देखो, अब इसमें तो भाई बहुत लेयर्स होती है, इनकी तो हम बहुत सारी लेयर्स बनाने वाले, थोड़ा बड़ा करने वाले, उसको सीख लो। ठीक, बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। समझ में आया? बहुत सारी लेयर्स होती है इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड। अगर सिंगल लेयर होगा तो उसको कहेंगे सिंपल। फिर क्या बताया भैया, अगर लेयर्स में है तो जाहिर सी बात है वो मजबूत होगा, सो दे आर स्ट्रॉन्ग, सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर। यस, वियर एंड टियर का मतलब होता है कटने फटने से रोकना। चूंकि ये स्ट्रांग होती है और ये जहां पाई जाती है ना, तब सबसे बड़ी बात याद करो यार, ये जहां पाई जाती है वहां पर कटता फटता बहुत है। क्या? स्किन।
ठीक है। तो स्किन को वियरिंग और टियरिंग से एक हद तक प्रिवेंट करने का काम आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू करता है, स्क्वामस। समझ में आया? तो इट प्रिवेंट द वियर एंड टियर, इसको कटना और फटना कहते हैं बेटा। अगर स्किन में कटना और कट फट रही है अगर स्किन, तो उसको प्रिवेंट करने का काम आपकी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू करेगा। मेनली स्किन में पाया जाता है। कहीं कहीं पर आपकी बुक्स में लिखा है कि ये भी ईसोफेगस और सलाइन यानी कि माउथ के रीजन में पाया जाता है। ठीक, ये क्या काम करता है? प्रोटेक्ट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स। और सबसे बड़ी बात है कि प्रिवेंट, क्या हमारे पानी का लॉस होता है क्या? क्या तो मैं वहां होता तो स्वेट का, अरे स्वेट यार वेस्ट मटेरियल, उसका तो निकलना जरूरी है, लेकिन आपके शरीर में पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्या वो सब निकल जाता है क्या? नहीं ना, बॉडी के अंदर भरा हुआ है हमारे वाटर, तो इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। तो ये रहा आपका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार और समझिए। सबसे पहले आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन, ये बहुत प्रकार के होते हैं, मेनली तीन प्रकार के होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वामस जो होते हैं बेटा ये थिन होते हैं, बहुत फ्लैट, देखो फ्लैट सा बना हुआ है, इररेगुलर शेप होता है, इनका कोई शेप नहीं होता। और लेयर के हिसाब से दो प्रकार के बोले गए हैं, पहला सिंपल जिसमें सिंगल लेयर होती है, दूसरा स्ट्रैटिफाइड जिसमें एक से ज्यादा लेयर्स होती है। फिर बोला गया कि ये चूंकि सिंगल लेयर है बेटू, तो डेलिकेट सी मुलायम सी लाइनिंग बनाएगी, वो स्ट्रॉन्ग बनाएगी, इसलिए वो वियर और टियर को प्रिवेंट करती है, स्किन को कटने और फटने से बचाती है। ये फाउंड कहाँ होता है मैंने बोल दिया, याद कर लो। पहला ये टिश्यू है स्क्वामस, और माउथ और ईसोफेगस शुरुआत होता है यहीं से, ठीक है, वहीं पर ये पाया जाता है। वो स्किन में मेनली पाया जाता है, और कहीं आप अगर ये भी लिख दोगे कि दे आर ऑल्सो फाउंड इन माउथ एंड ईसोफेगस, कट नहीं करेगा, बट मेनली फाउंड इन स्किन। क्लियर? इसके बाद ये मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है और एंट्री ऑफ जर्म्स को रोकता है, वही सेम काम ये भी करता है, लेकिन स्किन में है, इसलिए इसका एक फंक्शन ऐड ऑन कीजिए, दैट इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। क्लियर? तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सेकंड एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे विच इज नोन एज क्यूबॉइडल। बच्चों अब हमको शुरू करना है अबाउट क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस की कंप्लीट जानकारी पढ़ ली। क्या पढ़ा? वो थिन होती है, इररेगुलर शेप होती है, और सिंगल लेयर या फिर एक से ज्यादा लेयर में पाई जाती है। सिंगल लेयर में होती है तो उसको सिंपल कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा लेयर में होती है तो उसको स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। यही तो सीखा है। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं बेटू, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जो कि हम लोग करने जा ही रहे हैं, इसको देखो जरा। बन गया आपका कौन सी लेयर भैया? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये कैसे दिख रही है? क्यूब लाइक दिख रही है, क्यूब। अच्छा, क्यूब में आप देखो ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर होती है ना, तो देखो लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर बना है। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बेटा अपने आप बना लेना, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि टॉलर और वाइडर एरिया इसमें बिल्कुल बराबर होता है, मतलब जितने लंबे होते हैं उतने ही चौड़े होते हैं, बिल्कुल बराबर से। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये याद करना पड़ेगा बेटा, इसको तो आप रिवाइज करेंगे तभी याद होगा। इसको हमने कहाँ बताया? लाइनिंग ऑफ माउथ और इसोफेगस। ये ग्लैंड्स में ज्यादातर पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। और तीसरे नंबर पर किडनी के ट्यूब्यूल में, किडनी के ट्यूब्यूल पोर्शन में। 10th में आप आओगे तो पढ़ोगे बेटा, यहीं पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है।
तो यूरिन जहाँ से निकलती है, जहाँ से स्वेट निकलता है, जहाँ से सलाइवा निकलता है, ये वहाँ की टिश्यू को बनाने में पार्टिसिपेट करती है। और फंक्शन मैंने शुरू में ही बताया है, सब में एक लिखो, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन। सो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन। याद हो गई होगी यार, कितनी इजी सेल है, कितना इजी टिश्यू है, याद हो गया। अब आओ कॉलमनर में। कॉलमनर में बेटा सेम ऐसे ही बनता है, खाली थोड़ी सी लंबी इसका वो कर देंगे, इसका जो साइड जो आपके सेल्स हैं, मतलब जो आपकी ये जो आपकी ट्यूब लाइक बने, वो थोड़े से लंबे बना देते हैं बस, और कुछ कोई डिफरेंस नहीं होता मुन्ना। इसके पता नहीं क्यों बच्चे बायो के फिगर से डरते हैं, इसको थोड़ा सा और लंबा कर दो बस, इस तरीके से। ऐसे बाकी एरिया को आप ऐसे फिल कर दीजिए, वैसे नहीं करने बेटा, ऐसे बनाने का नंबर फुल मिलेंगे आप लोगों को। इतना भी अगर बना लोगे तब भी काम चल जाएगा। क्या दिख रहा है? दे आर इलोंगेटेड पिलर लाइक सेल, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लंबे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि जितना लंबा उतना चौड़ा, बट ये ज्यादा लंबे होते हैं, लंबी लंबी सेल्स होती है। कहाँ पाई जाती है? मेरी तरह याद करो, कहाँ पाई जाएगी? ये हमारे जितना भी जो खाना जहाँ पर डाइजेस्ट होता है ना, वहां पाई जाती है। इसको हम लोग लैंग्वेज में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। थोड़ा जरा टफ हो गया, इसीलिए इजी वे में याद करवा रहे हैं। जहां हमारा खाना पचता है ना, ये वहां पाए जाते हैं। तो दे फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। ये सभी जहाँ पे हम लोग का, जब हम लोग खाते हैं और खाना अंदर जाता है, जब जहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस होने लगती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। याद हो गया। माउथ और इसोफेगस में स्क्वामस, ग्लैंड्स वगैरह में क्यूबॉइडल। कॉलमनर कहाँ पाई जाती है? जहाँ खाना बचता है। याद नहीं होगा क्या? अब तक तो याद हो जाना चाहिए बना लो। सो दे फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। और भैया काम तो फिर से वही, क्या? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन। फिर से वही काम। तो जब चीजें आसान हो ना, तो उसको कनेक्ट करके याद करो। सो क्यूबॉइडल और कॉलमनर भी खत्म हो गया, फटाफट देख लो। क्यूबॉइडल क्या होता है? क्यूब लाइक सेल होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? किडनी ट्यूब्यूल्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, सैलिवरी ग्लैंड्स में। काम क्या करती है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन का। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू इलोंगेटेड होती है, पिलर लाइक होती है, ज्यादा लंबी होती है। ये क्या फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर, जहाँ हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, वो वाली चीज जगह पर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और फिर से काम क्या करता है? एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। याद हो गया मुन्ना? सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा बच रखा है, उसको भी खत्म करके आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को खत्म करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। अब हम लोगों को पढ़ना है एक छोटा सा और पार्ट, उसके बाद आप हमको पढ़ना है सबसे लास्ट। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। मैम आपने तो कहा था सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ये कहाँ से आ गया? बेटू जी, कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनर हेयर लाइक आउटग्रोथ रखते हैं, जिसको सीलिया कहते हैं। और अगर सीलिया है तो भैया वो सीलिएटेड ही तो कहलाएगा। सो इट इज नोन एज सीलिएटेड कॉलमनर या फिर सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। फिगर की बात कर लें तो फिगर मान लो ऐसे कुछ बना दिया मैंने, मान लीजिए भैया कुछ बना के दिखा देते हैं, नहीं तो कहोगे कि ये तो बनाया ही नहीं मैम ने। देख लो भैया ऐसा ही कुछ बनता है। फिगर इसलिए आपके सामने बनाते हैं बेटा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर रहे कि आपको पेपर में कैसे बनाना है ना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज कर है ना, बस इसी को सीलिया कहते हैं, इसी को आपको बनाना है। प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग की सब सीख लेते हो फटाफट, तो सीखो बड़े बड़े से न्यूक्लियस बनाना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, सीलिया हो गया, नाम लिख देंगे सब लिखवा लो मुझे है। अब अभी तो मैंने कॉलमनर जैसा बनाया, क्यूबॉइडल जैसा बना के उसमें सीलिया निकाल दो तो वो क्यूबॉइडल बन जाएगी। अब वो नहीं बना रहे, ठीक है, सीख लो। चलो समझ आ गया कि अगर कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कुछ जगह की हेयर लाइक आउटग्रोथ रखती है और उसको सीलिया कहते हैं।
अगर कॉलमनर है तो सिलिएटेड कॉलमनर, अगर क्यूबॉइडल है तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल, दैट्स इट। अब भैया सीलिया है तो काम क्या करेगा यार, एक बात बताओ, हेयर है तो हेयर तो मूव करते हैं ना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ बोलते हैं इसको। सो अगर ये बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे तो जो मटेरियल आगे पीछे को मूव कराना होगा ये कर जाएगा कि नहीं। सो इट हेल्प्स इन मूवमेंट, याद हो गया होगा। सो इट हेल्प्स इन मूवमेंट। फाउंड इन कहाँ देखो भैया, स्पर्म डक्ट स्पर्म को मूव कराने में मदद करता है। आप समझ में आया, स्पर्म डक्ट में अगर होगा इसको वास रेफरेंस कहते हैं। बड़े होंगे तो चीजें समझ में आएंगी, इसलिए हम इजी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। फैलोपियन ट्यूब ये फीमेल में होता है, जहां एग रिलीज होता है हमारे शरीर में, फीमेल के शरीर में जहां एग रिलीज होता है उस पोर्शन को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब एग के अपने हाथ पैर तो है नहीं कि वो प्रॉपर पोजीशन में पहुंच जाए, तो भैया वहाँ हेयर लाइक होते हैं, वो उसको ऐसे ऐसे खिसका कर एक प्रॉपर जगह पर पहुंचा देते हैं, जहां पर स्पर्म मेल से निकलकर वहां पर पहुंच के फ्यूज करता है और फिर जाइगोट बनता है, फिर हम लोग बन जाते हैं। ठीक है, अपने अपने मम्मी के पेट में, समझ गए, ऐसे ही होता है। तो स्पर्म डक्ट के अंदर स्पर्म को मूव कराने का काम सिलिएटेड टिश्यू, फैलोपियन ट्यूब में एग को मूव कराने का काम सिलिएटेड टिश्यू। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भैया म्यूकस बनता है हमारे रेस्पिरेशन में, तो उसको हम लोग नाक से या फिर मुंह से ऐसे बलगम के फॉर्म में बाहर निकालते हैं कि नहीं, कैसे खिसका पाते हैं यार, वहां पर हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, हेयर होते हैं, सीलिया होता है जो इस म्यूकस को खिसकाने का काम करता है। फिर यूरिनरी टिब्यूल ऑफ किडनी के टिब्यूल अलग है कि यूरिनरी टिब्यूल यानी कि यूरिन को पास आउट कराने का काम भी कौन करता है, यही यार सिलिएटेड कॉलमनर या सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो अब तो याद हो गया होगा कि काम क्या करते हैं, ये मूवमेंट का काम करते हैं, यूरिन का मूव कराते हैं, म्यूकस का मूव कराते हैं, एग का मूव कराते हैं, स्पर्म का मूव कराते हैं। भाई स्पर्म डक्ट में स्पर्म, फैलोपियन ट्यूब में एग, रेस्पिरेटरी डक्ट में ज्यादा म्यूकस और यूरिनरी टिब्यूल में यूरिन। इन सबका मूवमेंट नहीं होगा क्या, इन सब का मूवमेंट कराने के लिए जिम्मेदार सीलिया होता है। और सीलिया क्या होता है, सीलिया हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि या तो क्यूबॉइडल या तो कॉलमनर में होगी। तो इस तरीके से आपका एपिथेलियल टिश्यू भी खत्म हो गया। अब एक छोटू सा टिश्यू बचा है जो कि है कनेक्टिव टिश्यू, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुन्ना, ठीक है। तो अब हम लोगों का बचा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, जल्द ही उसका भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा। मुन्ना लोग पढ़ते रहो, अब टाइम कम बचा है, आपके जो भी हाफ ईयरली के रिजल्ट जो भी आया इट्स ओके, वो कोई बात नहीं, कमी तो खैर अगर खराब आया तो कमी आपकी थी, अच्छा हुआ तो ऑल द बेस्ट। कमी है उसको सुधारिए, अच्छा है तो और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माता पिता, आपके टीचर्स बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, तो प्लीज़ उस मेहनत को कामयाब कीजिए, ये सब आपका काम है, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, तो तब तक बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।